नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लेकर के। तो आप देखोगे कि इसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में दोनों जगहों पर आप अक्सर देखोगे न्यूज़ आते रहते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे इसको लेकर के एक न्यूज़ आया जिसमें कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा की गई है कि आखिर भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, क्योंकि भारी मात्रा में आप देखोगे भारत में ये क्या करता है, लोगों को रोजगार देता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में इसका क्या योगदान है, और इसके इंपॉर्टेंट चर्चा ये भी की गई है कि आखिर हमारे देश में आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो थोड़ा लैग कर रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है। दूसरे देश क्यों आगे बढ़ रहे हैं, भारत का जो घरेलू जो वातावरण है इसको लेकर के उसमें क्या कमियां हैं, तो इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आप देखोगे वर्ल्ड में लीडिंग इंडस्ट्री है। वो क्या कहा जाता है कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कौन है, भारत है। और आप देखोगे कि कॉटन कल्टीवेशन यानी कि जो कपास की खेती होती है उससे लेकर के जो परिधान निर्माण यानी कि जो हम हाई एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी कि कपड़े बनाते हैं, उन सभी को अगर हम मिला करके देखें तो आप देखोगे भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया का क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है। और जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो इसको लेकर के हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर जो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में जो डेटा आते हैं क्या हमें उन्हें नोट डाउन करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल, आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। और जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो भारत का कपड़ा उद्योग है यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसा है, वो कितना बड़ा है और किन चुनौतियों का सामना वो कर रहा है, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, तो वहां पर आप देखोगे जब आप इस बात की चर्चा करोगे कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया का लीडिंग इंडस्ट्री है, तो इसको बताने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। कितने लोगों को वो रोजगार देता है उसको बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। इसीलिए जब भी इस तरह के डेटा आपके सामने आए तो जरूर आप क्या करें, उसको नोट डाउन कर लें। तो हम बात कर रहे थे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, और आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि ठीक है ये बात सच है कि भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्री में से एक है। सबसे बड़ा क्या है, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉटन के उत्पादन से लेकर के कपड़ों के निर्माण सभी को अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो। लेकिन आप देखोगे कि हमारी जो ये लेगेसी है कि हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में है, उसको कुछ देशों के द्वारा क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे हाल के दिनों में चाइना, वियतनाम और हमारा पड़ोसी आप देखोगे बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही तेजी से हमसे आगे निकल रहे हैं। यानी कि एक लीडिंग इंडस्ट्री होते हुए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री होते हुए भी आप देखोगे एक्सपोर्ट के मामले में हम जो हैं कुछ देशों से काफ़ी पीछे हैं। अब इसके क्या कारण है, क्या रीजन है, इसको लेकर के हमें जो है क्या करना है, चर्चा करना है। और यहाँ पर एक बात साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में जो सप्लाई चेन इशू है इसको लेकर के हम लोग अंतिम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से इशू है जिसके कारण भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो नीचे जा रहा है या फिर उसमें जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा है शुरुआत में कि जैसे जो सप्लाई चेन इशू है भारत में, और जो वर्टिकल सप्लाई चेन इशू, मतलब वर्टिकल का मतलब क्या कि मान लीजिए जब खेतों में कपास उगता है उसकी कटाई से लेकर के यानी कि कपास के निकलने से लेकर के जो एक कपड़ा बन करके तैयार होता है उसके बीच में जो फेजेस हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश में क्या है, प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं। तो किसानों को पता नहीं है कि कहाँ पर उनके पास अच्छा मार्केट है जहाँ पर वो अपने कपास को बेचें। जहाँ पर कपास का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, आने जाने में खर्च बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो बीच के स्टेज हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण कहा जा रहा है कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो क्या जा रही है, पीछे जा रही है। तो इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे।
तो आप देखोगे यानी कि भारत का जो कपड़ा निर्यात है उसको लेकर के यहाँ पर चिंता जताया गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे एक्सपोर्ट में हमसे आगे कौन कंट्री है, चाइना है, वियतनाम जैसे छोटे देश। आप देखोगे बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है वो अब हमसे जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सारी फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जा रहा है कि डिस्पाइट बीइंग अ ग्लोबल लीडर इन कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्शन, इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री हैज रिकॉर्डेड स्लगिश ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर। यानी कि आप देखिए कॉटन का उत्पादन भी हमारे देश में काफी होता है, लीडिंग इंडस्ट्री है हम। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो टेक्सटाइल और जो अपैरल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, हाल के वर्षों में उसमें क्या देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर हम थोड़ी सी बात करें हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो अपैरल इंडस्ट्री है यानी कपड़ा उद्योग है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आखिर क्यों सरकार, गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने को इतनी आतुर है, या फिर बहुत सारे ऐसे कदम उठा जिससे कि हमारा जो कपड़ा उद्योग है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, आगे बढ़े। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रोजगार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको ये बीच के फेजेस में आपको पता चल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं हमारे टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री की, तो आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो सबसे पहले तो आपको एक फैक्ट यहां पर यहीं पर मिल गया कि कॉटन के उत्पादन में आप देखोगे तो भारत दुनिया में क्या है, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, चीन, और सेकंड नंबर पर कौन है, भारत। और कहा जा रहा है कि ग्लोबल प्रोडक्शन का जो दुनिया में उत्पादन होता है कॉटन का, उसका 24% क्या करता है, भारत अकेले अपने देश में कॉटन का उत्पादन करता है। तो आप देखोगे इससे किसानों को भी क्या मिल रहा है, अच्छा खासा रोजगार। तो सबसे पहला जो फैक्ट है जिसको कि आपको नोट डाउन करना है, अपने पास रखना है, वो क्या है कि भारत चीन के बाद दूसरा कपास का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। कॉटन का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक देश है। और ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, तो 24%। ओके, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कितने लाख फार्मर कॉटन कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, तो हमारे देश के लगभग 60 लाख फार्मर जो है, 60 लाख फार्मर, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों के ज्यादातर किसान क्या करते हैं, कॉटन कल्टीवेशन में यानी कि कपास की खेती में लगे हुए हैं। तो आज आप देखोगे आपको ये समझ में आ रहा है क्यों हम इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो 60 लाख किसान, 60 लाख किसान जो है हमारे देश में क्या कर रहे हैं, कॉटन के कल्टीवेशन में लगे हुए हैं। इनसे उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ये तो डायरेक्ट क्या है, इंप्लॉयमेंट है। किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट। अगर हम इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट की बात करें तो ये डेटा और भी क्या है, काफी बड़ा है। यानी कि जब किसान कपास को उत्पादन करता है, उसको लेकर के कपड़े बनने तक जो बीज के जितने भी स्टेजेस हैं, मतलब आप रॉ फाइबर निकालते हैं, फिर उसकी स्पिनिंग इंडस्ट्री होती है, फिर क्या होता है, हम कपड़ा बनाते हैं, उसमें टेलर से लेकर के बाकी सभी को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो अगर आप देखोगे एंटायर जो कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कपास के उगने से लेकर के जिस इंडस्ट्री से कपड़ा बन करके क्या है, निकल रहा है, इन सभी बीच के फेजेस को अगर हम मिला करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितने लोग जो हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या है, इस इंडस्ट्री से रोजगार उनको मिलता है। और यहां पर क्या कह रहा है कि जो पूरी जो मूल्य श्रृंखला है ना, जो वैल्यू चेन है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारे देश का जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है, आप देखोगे वो लगभग 4.4 करोड़ लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है। यानी कि किसान से लेकर के सप्लाई चेन में जो लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टिचिंग यानी कि जो सीने का काम करते हैं कपड़ों को, फिर से जो दुकानदार बेचने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पूरा का पूरा अगर वैल्यू चेन अगर हम देखें
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4.5 करोड़ लोगों को ये एक इंडस्ट्री हमारे देश में क्या देती है, रोजगार देती है। तो वही मैंने कहा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये डेटा देना होगा। अगर आप ये डेटा दे देते हैं तो आपकी बातों की जो सत्यता है कि आपने सही लिखा है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसलिए जब इस तरह के डेटा आपको अगर न्यूज में मिले तो आप जरूर उसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। तो यहां पर ये साफ साफ बता रहा है कि 60 लाख फार्मर, और बाकी अगर हम पूरे वैल्यू चेन को देखें तो लगभग हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को ये क्या दे रहा है, रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रहा है। और इसी यही बताता है कि किस तरीके से जो हमारे देश के लिए जो कॉटन इंडस्ट्री है, या फिर हम बोलते हैं पूरा का पूरा जो कपड़ा उद्योग है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप देखोगे कि एक तो हुआ हमारा जो हम क्या है, काफी ज्यादा उत्पादन करते हैं किसका, कॉटन का। इसके अलावा देखोगे आप भारत में तो ऊल और जो जूट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर, तो ऊन और जो जूट होता है उसका भी हम क्या करते हैं, कपड़े में इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ कपास की बात हो रही थी, अभी अगर हम जूट को मिला दें, जो जूट की खेती होती है, जो ऊन की खेती होती है, उसका जो कंजप्शन होता है, उसका वैल्यू चेन में कितने लोग लगे हुए हैं, तो देखोगे आप देखोगे ये संख्या और बड़ी हो जाती है। तो यहां पर हमारा ये कहना है कि हम फाइबर के उत्पादन में क्या है, काफी आगे हैं। सिर्फ कॉटन की बात नहीं हो रही है, हम अगर जूट की बात करें, ऊल की बात करें, वो भी आप देखोगे भारत में क्या है, कपड़ा उद्योग में यूज किया जाता है। और सभी को मिला दे तो आप देखोगे भारी करोड़ों की मात्रा में ये सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं, भारत में रोजगार पैदा करती हैं। लेकिन आप देखोगे इसके अलावा एक और डेटा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो था नेचुरल फाइबर की हम बात कर रहे थे, कॉटन की बात कर रहे थे, जूट की बात कर रहे थे, ऊल की बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा एक और फाइबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर। ये नेचुरल फाइबर नहीं है, बल्कि किसके हैं, मानव निर्मित क्या है, फाइबर है, जिसका कपड़ा उपड़ा आप लोग बहुत पहनते हैं। तो आप देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं MMF। आज के टाइम में आप देखोगे मिक्स कपड़े आ रहे हैं, मैन मेड फाइबर प्लस जो कॉटन है उसको मिक्स करके आजकल कपड़े बनाए जाते हैं। खास करके जो बेड शीट है या फिर जो पैंट वगैरह है, उसमें आप देखोगे कि जो मैन मेड फाइबर है प्लस जो कॉटन वगैरह है उसको मिक्स करके क्या बनाया जा रहा है, कपड़े बनाए जा रहे हैं। आजकल का ये फैशन है। तो अगर आप देखोगे कि जो मैन मेड कॉटन में, तो जो नेचुरल फाइबर है उसमें तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कॉटन के मामले में भारत चाइना के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, इसका प्रोड्यूसर। लेकिन अगर हम मैन मेड फाइबर की बात करें तो इसमें भी भारत जो है क्या है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इंडिया इज ऑल्सो अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी भारत काफी ऊपर है, यानी कि हम दुनिया में सेकेंड पोजीशन पर हैं। किसके उत्पादन में, मैन मेड फाइबर के उत्पादन में। तो जो हम लोग एक बात कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, तो उत्पादन में साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो कॉटन का उत्पादन हो, चाहे वो मैन मेड फाइबर का उत्पादन हो, भारत क्या है, दुनिया में सेकेंड पोजीशन बनाए हुए है। लेकिन ये तो प्रोडक्शन की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम कंजप्शन की बात करें, किसकी बात करें, कंजप्शन, यानी कि हम कितना कपड़ा का क्या करते हैं, अपने देश में कंजप्शन करते हैं, तो वहां पर डेटा जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और डेटा क्या कह रहा है कि डिस्पाइट बीइंग अ ग्लोबल लीडर इन प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन में क्या हैं, ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मैन मेड फाइबर होता है उसका जो कंजप्शन है, यानी कि भारतीय जो कपड़े पहन रहे हैं और उनका जो कंजप्शन है, आप देखोगे वो दुनिया में क्या है, काफी कम है। क्या कहा जा रहा है कि मैन मेड फाइबर का जो कंजप्शन है भारत में, वो जस्ट कितना है, 3.1 kg पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति जो मैन मेड फाइबर का कंजप्शन है हमारे देश में, उससे बने हुए कपड़े जो हम पहनते हैं एक व्यक्ति, वो कितना है, 3.1 kg पर कैपिटा। जबकि अगर आप देखोगे तो चाइना में अगर आप देखोगे जो मैन मेड फाइबर का जो कंजप्शन है वो कितना है, प्रति व्यक्ति कितना है, 12 kg। और जबकि अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका यूएसए की बात हो रही है, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो कितना है, 22.5 kg, 22.5 kg। तो हम मैन मेड फाइबर के दूसरे सबसे बड़े क्या हैं,
प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करता है, लेकिन जब कंजप्शन की बात होती है तो हम क्या है, काफी पीछे हैं। और यहाँ पर साफ साफ बता रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का क्या है, डेटा है कि मैन मेड फाइबर का कंजप्शन हमारे देश में कंपेरेबली क्या होता है, काफी कम होता है। भारत में कितना है, मात्र 3.1 kg पर कैपिटा। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो वहां के देश प्रति व्यक्ति कितना यूज करते हैं मैन मेड फाइबर से बने कपड़ों का, तो 22.5 kg, और चाइना में कितना है ये 12 kg। ये भी बताता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए जो है मैन मेड फाइबर काफी ज्यादा है। दूसरा इसका पहलू क्या है कि हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, मैन मेड फाइबर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यही ना, क्योंकि बाकी देशों में क्या है, इसकी डिमांड ज्यादा है। तो ये कुछ बता रहा है क्या हमारे देश के बारे में, कि हम प्रोडक्शन कितना करते हैं और हम कंजप्शन कितना करते हैं। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम देखें, हमने देखा कि जो मैन मेड फाइबर है उसका कंजप्शन, अगर हम इसमें नेचुरल फाइबर का कंजप्शन को जोड़ दें, यानी कि जो ओवरऑल फाइबर कंजप्शन है, ओवरऑल फाइबर कंजप्शन का मतलब यानी कि जो कॉटन से, यानी कि जो नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े और वैसे कपड़े जो मैन मेड फाइबर से बने हुए हैं, दोनों का कंजप्शन देख लें, अगर हम उसमें भी देखते हैं तो भारत अभी दुनिया के दूसरे देशों से क्या है, काफी पीछे है। क्या है, काफी पीछे है। जैसे आप देखोगे कि यहां पर जो नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर का टोटल कंजप्शन देखा जाए तो मात्र भारत में कितना है, ये 5.5 kg पर कैपिटा। जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें, ग्लोबल एवरेज की बात करें, बाकी दुनिया के सभी देशों को मिला करके अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो कितना है, 11.2 kg पर कैपिटल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में ओवरऑल फाइबर कंजप्शन है, यानी कि इन चीजों से बने हुए कपड़े का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आम भाषा में कहें तो उसका जो एवरेज है वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले क्या है, काफी कम है। तो सिर्फ एमएमएफ का जो मैन मेड फाइबर था उसका कितना था, 3.1 kg। इसमें अगर हम नेचुरल फाइबर को भी ऐड कर दें तो भी ये कितना बढ़ करके होता है, मात्र 5.5 kg। यानी कि एक भारतीय औसतन पूरे साल में 5.5 kg यानी कि जो फाइबर के कपड़े हैं उसका क्या करता है, बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करता है। जबकि आप देखोगे पूरी दुनिया में कितना है ये एवरेज, 11.2 kg। यानी कि दुनिया में डिमांड है किसकी, मैन मेड फाइबर की भी और नेचुरल फाइबर की भी, यही तो बता रहा है ये, ठीक है ना। और हम जो है इतना प्रोडक्शन करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें जितना जरूरत है उससे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यहां पर आप देखोगे कि दूसरा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखोगे जो 80% हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, 80% हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जो है एमएसएमई में कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि अधिकतर हमारे देश में जो कंपनियां हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी कि बड़ी इंडस्ट्रियां कम है, जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं वो ज्यादा लगी हुई है किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई इंडिया का वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, भारत के लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, रोजगार। ठीक है, तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो 80% ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल वैल्यू चेन इज कंसंट्रेटेड इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्लस्टर्स। यानी कि अधिकतर कंपनियां कौन है, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, कपड़ा उद्योग में लगी हुई हैं। तो ये बताता है सीधे सीधे किसका, हमारे देश में जो कपड़ा उद्योग है उसके बारे में। ठीक है, तो एक तो बहुत ही लेबर इंटेंसिव क्या है, मार्केट है, ये उद्योग है, ये करोड़ों की संख्या में लोग क्या कर पा रहे हैं, इससे रोजगार पा रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप देखोगे कि हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है नेचुरल फाइबर का और मैन मेड फाइबर का, ओवरऑल प्रोडक्शन को अगर हम कंपेयर करें कंजप्शन से, तो हमारे पास सरप्लस चीजें हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, विदेशों में भेज सकते हैं, विदेशों में इसकी क्या है, डिमांड है। तीसरा हमने क्या देखा कि हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं वो इस सेक्टर में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो इसके इंपॉर्टेंस को साफ साफ बता रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारत में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, किसका, फाइबर का,
वो उसमें नेचुरल फाइबर भी है और उसमें कौन है, मैन मेड फाइबर भी है। तो थोड़ा सा यहां से क्लियरिटी होती है कि आखिर हमारी इंडस्ट्री किस ओर जा रही है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर हम उसको देखें, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें उसका योगदान कितना है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको देखने को क्या मिलेगा, क्या बोला जा रहा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 13% टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि हमारे देश में जितना भी औद्योगिक उत्पादन होता है, कितना औद्योगिक उत्पादन होता है, उसका 13% अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम करते हैं। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। दूसरा कि 12% ऑफ एक्सपोर्ट, हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना, यानी कि निर्यात होता है, उसका 12% कहां से होता है, कहां से होता है, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और तीसरा कि हमारी जीडीपी का लगभग 2% किससे आता है, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि इस इंडस्ट्री का क्या हमारे देश में इंपॉर्टेंस है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 13% उसका योगदान है, अगर हम देखें एक्सपोर्ट में तो 12%, और हमारे जीडीपी में रफली 2% का क्या है, इसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। और ऑब्वियसली इसको बचाना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब क्या कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इन द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री हैज स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड ओवर द पास्ट 10 ईयर। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आपका क्या आता है, डेटा आता है, उससे समझ में आ रहा है कि पिछले 10 वर्षों में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें क्या आ रहा है, संकुचन, यानी कि उसमें जो है कमी देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। ये ओवरऑल एक क्या है, परसेप्शन यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको लेकर के अगर हम डेटा की बात करें, इसको लेकर के अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए डेटा क्या कहता है कि 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां से लेकर के अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 तक की बात करें, यानी कि 2014 से लेकर के अगर हम 2019 की बात करते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सटाइल सेक्टर में, है ना, उसमें जो है आप देखोगे कि उसमें जो ग्रोथ है वो कितना है, 0.4% ऑफ CAGR। CAGR का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, घरेलू चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। यानी कि 0.4% की दर से आप देखोगे इन ईयर के बीच में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ है, उसका ग्रोथ हुआ है। और यहां पर आप देखोगे जो अप्रैल सेक्टर यानी कि जो कपड़ा उद्योग है, उसमें आप देखोगे 7.7% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कि दर से वो क्या है, बढ़ा है। तो ये एक बता रहा है 14 से लेकर के 19 तक का कि ठीक है बढ़ोतरी हुई है, 0.4% की दर से क्या बढ़ा है हमारा टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हमारा जो परिधान क्षेत्र यानी कि जो अप्रैल सेक्टर है उसमें आप देखोगे उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, 7.7%। लेकिन इसका एक और पहलू है, क्या कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें अगर आप देखोगे तो कमी आई है कितनी, 1.8% की। और जो आपका कपड़ा सेक्टर है यानी कि कपड़ा उद्योग है यानी कि अप्रैल सेक्टर है, उसमें आप देखोगे कमी आई है कितनी, 8.2% की। ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। तो पिछले 2020 से लेकर के 2024 के बीच में हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो चाहे इससे जुड़ी हुई अन्य इंडस्ट्री, उसमें सीधे सीधे क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है, 1.8% और कितना है, 8.2%। हाँ, इसके अपने कारण है, कोविड-19 इसका एक बहुत बड़ा कारण था। और कोविड-19 के बाद जो सप्लाई चेन इशू पूरी दुनिया में हुई, जो डिमांड में कमी आई, उसके कारण भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें क्या हुआ है, कमी आया है। लेकिन ये बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें लगातार कमी हमें देखने को मिल रहा है। एक और डेटा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है और वो क्या है, ओवरऑल एक्सपोर्ट। अगर यहाँ पर आप देखोगे क्या कहा जा रहा है
कि 2000 ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट है कपड़ों का, उसमें आप देखोगे कि कमी आती हुई दिख रही है इन लास्ट फ्यू ईयर। और ये डेटा क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो हमारा एक्सपोर्ट था इस इंडस्ट्री का, वो कितना था? 34.1 बिलियन। 34.1 बिलियन। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर 2020 से, तो आप देखोगे 20 में कितना था? 33.4 बिलियन। और 24 में कितना है? 34.1 बिलियन। यानी कि थोड़ा सा बस क्या हुआ है हमारे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। तो ओवरऑल आपका देखोगे हमारा एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है, एकदम स्थिर खड़ा हुआ है, एकदम स्थिर जो है बना हुआ है। तो ये सारी बातें जो है आप देखोगे यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और अधिकतर जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है वो कहां हुआ है? वो हुआ है आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन में हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? कपड़ों का निर्यात कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे हो सकता है कि यूएस में जिस तरीके से आसार बन रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है इंपोर्ट को, हो सकता है कि भारत का जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसको और दुविधा और चुनौतियां झेलनी पड़े। हो सकता है कि यहां से डिमांड में कमी हो और फिर भारत का जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो और क्या होगा? नीचे जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट हुआ है उसका डिमांड कहां से आया है? तो यूएस से। और कहां से आया है? यूरोपीय यूनियन से आया है। तो इन बातों को थोड़ा सा आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस ओवरऑल आप देखोगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जो ये इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो नीचे जा रही है। और क्या कहा जा रहा है? आप देखोगे कि चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जो आप देखोगे देश हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन हमारे देश में क्या है? कॉटन का ज्यादा होता है, मैन मेड फाइबर का ज्यादा होता है। आप देखोगे कि जैसे वियतनाम है, उसने 2023 में जो है $40 बिलियन का क्या किया? कपड़ों का निर्यात किया। छोटा सा देश है ना। तो यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कुछ देश हमसे आगे निकल चुके हैं एक्सपोर्ट के मामले में, जबकि प्रोडक्शन में क्या है? हम बहुत आगे हैं। तो ये क्यों है? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहां पर दी गई है। तो क्या कहा गया क्यों है? तो सबसे पहला क्या है? जो सप्लाई चेन इशू है भारत में, वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है इन देशों में, ठीक है, इसलिए इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए प्रोडक्शन, ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है? इन देशों में कम है। लेबर लॉ क्या है? थोड़े से अच्छे हैं, जिसके कारण आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत के बने हुए कपड़े हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है और उनकी कीमत क्या होती है? कम होती है। उनका डिमांड क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो आप देखोगे कहा जा रहा है वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, यानी कि कॉटन के उत्पादन से लेकर के इंडस्ट्री तक पहुंचने तक में जो बीच के स्टेजेस हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो इंटरलिंकिंग होनी चाहिए वो हमारे देश में क्या है? नहीं है। उसकी क्या है? कमी है। एमएसएमई सेक्टर में सारा काम हो रहा है, वहां पर नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन रेट क्या है? हाई नहीं है, एफिशिएंसी हाई नहीं है, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन देशों में क्या है? उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को उपयोग किया, अब वहां पर क्या है? प्रोडक्शन रेट ज्यादा भी है और कॉस्ट भी क्या है? कम है, जिसके कारण भारतीय कपड़े इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाते हैं और इन देशों के कपड़े सस्ते और उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। तो यहां पर आपको चुनौतियों के बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से जानना है। तो क्या कारण है ना? तो एक तो इनका जो वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। दूसरा मैंने क्या बताया? फ्लेक्सिबल लेबर लॉ है। जो एमएसएमई इंडस्ट्री हमारे यहाँ, वहां पर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है, वहां पर क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीन जैसे देश है, वियतनाम जैसे देश हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इन देशों ने क्या किया? जैसे चीन है, उसने क्या किया है? बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। आप अपना माल कहां बेच रहे हो? यूएस में और यूरोप में, जबकि चीन अपना माल अफ्रीका के देशों में भी बेच रहा है, यूरोप के देशों में भी बेच रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से इनको क्या मिल रहा है? बहुत ज्यादा फायदा, जो कि भारत को नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, भारत में क्या है? जो रॉ मटेरियल है उसका भी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, जिसके कारण इनपुट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसके कारण आप देखोगे हमारा पूरा का पूरा जो है एक्सपोर्ट वो क्या हो रहा है?
मार खा रहा है। तो चुनौतियां क्या हैं उसको भी आपको पॉइंट वाइज क्या करना है, लिख लेना है। और अगर आपसे पूछा जाए आगे की राह क्या होगी, आगे की राह क्या होगी, तो आप इसी का उल्टा लिख दीजिए। यानी कि हमें क्या करना होगा, जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है उसको हमें ठीक करना होगा। एमएसएमई में हमें इन्फ्यूज करना होगा पैसा, वहां पर नई टेक्नोलॉजी हमें लानी होगी। हमारे देश में जो लेबर लॉ है उसमें हमें क्या करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे। हमारे देश में जो क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है उसको हमें करना होगा सरकार के तौर पर। तब जाकर के आप देखोगे कि इस इंडस्ट्री में भारत अच्छा खासा एक्सपोर्ट अपना जो स्थान था उसको बनाए रख पाएगा, नहीं तो फिर हम और नीचे जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मेरा जो है आप सभी से है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। आपको मुझे बताना है कि ये फैशन वेस्ट क्या होता है। फैशन वेस्ट जो है क्या होता है, फैशन वेस्ट, है ना। तो फैशन वेस्ट का मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि फैशन वेस्ट का मतलब क्या है और कितना फैशन वेस्ट जो है पूरी दुनिया में जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, ये चीजें। तो एक नया टर्म है फैशन वेस्ट, है ना, WEST, फैशन वेस्ट, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। जरूर आप इसको लाइक करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आप जरूर मुझे उत्तर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी को भी छोड़ना नहीं है। चलिए।